स्वागत है आप सभी का पुनः सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण की इस विशेष कक्षा में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम हमेशा किसी न किसी लेखक की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज हम हिंदी साहित्य पर रचनाएं लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से। और आज हम जिसकी रचना लिखने वाले हैं उनका नाम दोस्तों आपका कबीरदास, बहुत ही जाना माना नाम है, काफी आपने सुना होगा। अब कबीरदास की रचनाएं लिखने से पहले इनके व्यक्तिगत जीवन से दोस्तों कई तथ्य आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर एक तथ्य पर हम गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि वह कौन कौन से तथ्य हैं जो कबीरदास के नाम से या कबीरदास से आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगामी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना है। हर एक बिंदु पर हम बारीकी से यहाँ पर गहराई से देखेंगे। चलिए, तो व्यक्तिगत जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म स्थान। देखो दोस्तों, वैसे तो जन्म स्थान किसी भी लेखक या कवि का नहीं पूछा जाता है, किंतु भक्ति काल के जो कवि हुए हैं, जिसमें बात करूं सूरदास की, मैं बात करूं बिहारी की, मैं बात करूं आपकी मीराबाई की, मैं बात करूं कबीरदास की, तो इनकी जन्म या मृत्यु सन तो नहीं पूछा जाता, किंतु इनका जन्म स्थान और मृत्यु कहां पर हुई है यह आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पिछले साल आपके संविदा के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि मीराबाई का निधन कहां पर हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो भक्ति काल के जो कवि कवित्री रहे हैं इनका जन्म स्थान और मृत्यु कहां पर हुई वह भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो कबीरदास, जैसे आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर की पिक्चर दिखाई दे रही है कबीरदास की, तो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी, काशी उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो 1518 ईस्वी। काफी यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस जन्म स्थान मृत्यु में, काफी लंबी आयु इनकी रही थी। तो 1518 ईस्वी मगहर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था। और यह तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार कि कबीरदास का निधन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि कबीरदास का निधन या कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला तथ्य आपकी जो परीक्षा में पूछा गया है कई बार, जैसे एमपीएसआई की बात करूं तो एमपीएसआई में कई बार आपसे पूछा गया है कि कबीरदास के गुरु कौन माने जाते हैं या कबीरदास के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान रखेंगे संत रामानंद। ये दोस्तों संत रामानंद को कबीरदास का गुरु माना जाता है। तो ये तीन हमने महत्वपूर्ण पहलू देखे इनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए। अगले तथ्य की ओर हम चलते हैं। अगला तथ्य दोस्तों काव्य भाषा। ये लिटरेचर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कबीरदास की मुख्य भाषा कौन सी रही है या कबीरदास की काव्य भाषा कौन सी रही है। तो यहाँ पर आपको एक नाम आपको शायद याद हो, तो यहाँ पर नाम क्या दोस्तों, सदुक्कड़ी। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास की यदि आपसे भाषा पूछी जाए तो कबीरदास की भाषा कौन सी मानी गई दोस्तों, सदुक्कड़ी। अब सदुक्कड़ी का मतलब क्या होता है वो भी देखिए। तो स्लैश करके में लिखा है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी का मतलब होता है, जैसे दोस्तों खिचड़ी में विभिन्न प्रकार के अवयवों को डाला जाता है, मिलाया जाता है, हर एक चीजों को मिलाने के बाद आपकी खिचड़ी बनती है। तो उसी प्रकार इनकी जो भाषा सदुक्कड़ी रही है, या जिसे मैं कह रहा हूँ पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी का मतलब यह है कि कबीरदास ने अपनी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, विभिन्न बोलियों का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी का मतलब है 5 से 6 कौन कौन सी बोलियों का प्रयोग किया है। तो आपको दिखाई पड़ेगा खड़ी बोली इनकी काव्य भाषा में मिलेगी, पूर्वी हिंदी के शब्द भी देखने को मिलते हैं, साथ में राजस्थानी का भी थोड़ा प्रभाव इनकी भाषा पर देखा गया है, साथ में पंजाबी, ब्रज और अवधी। तो 5 से 6 भाषाओं या बोलियों के प्रयोग करने के कारण इनकी भाषा को बोला जाता है पंचमेल खिचड़ी, या फिर भाषा कौन सी कहलाती है आपकी, सदुक्कड़ी। ये आपसे कई बार पूछा गया है। अब ये तो आपको पता है कि कबीरदास की काव्य भाषा कौन सी दोस्तों, सदुक्कड़ी। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है तो यह सदुक्कड़ी नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर नोट लगाकर मेंशन किया है कि जो कबीरदास की भाषा जो हम सदुक्कड़ी कह रहे हैं, यह नाम आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। जी दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इनकी भाषा को देखते हुए इनकी भाषा में विविध बोलियों या भाषा के अवयवों के समाहित होने के कारण इनकी जो भाषा का नाम दिया है वह है क्या दोस्तों, सदुक्कड़ी। तो आप याद रखेंगे कि सदुक्कड़ी भाषा नाम किसके द्वारा दिया गया है इनकी भाषा को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह नाम आपका दिया गया है।
अगला जो तथ्य इनके व्यक्तिगत जीवन से निकल कर आ रहा है वह है दोस्तों आपका वाणी का डिक्टेटर। यह भी आपसे कई बार पूछा गया है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है और यह नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो पहले तो बात करें दोस्तों ये डिक्टेटर क्या होता है। तो डिक्टेटर को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों आपका तानाशाह, मतलब ऐसा शासक जो समूचे देश पर अपना शासन चलाता है, खुद की मनमर्जी चलाता है, ऐसे शासक को हम डिक्टेटर की संज्ञा देते हैं या तानाशाह कहा जाता है। अब कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर का कहने का आशय क्या है वो भी हम समझेंगे। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, कबीरदास को ही कहा जाता है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिखा है यहाँ पर यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। मतलब यदि आपसे कभी ऐसा पूछ लें कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है तो आंसर क्या है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न भी आपके संविदा शिक्षक भर्ती के एग्जाम में और व्यापम के एमपीएसआई के एग्जाम में भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, कबीरदास को। किसने कहा है या कहने वाले कौन है तो नाम क्या है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब वाणी का डिक्टेटर कहने का मतलब ये हुआ कि जो कबीरदास थे इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। पूर्ण अधिकार कहने का मतलब ये या तो अपनी रचनाओं के माध्यम से, मतलब अपनी भाषा के माध्यम से लोगों से अपनी बात मनवा लेते थे। मतलब यदि किसी को सीधे साधे बात समझ में आ गई तो ठीक, अदरवाइज इन्हें अपने भाषा के कारण अपनी बात को मनवाना भी आता था। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जब भाई घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार वाणी का डिक्टेटर कहने का मतलब है कबीरदास भाषा के माध्यम से लोगों से अपनी बात मनवा लेते थे और यदि कोई सीधे रूप से भाषा के माध्यम से उनकी बात नहीं मान रहा है या नहीं समझ पा रहा है तो बात को कैसे मनवाना है यह कला इनके पास थी। और इनकी इसी कला के कारण इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा दोस्तों, वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये इनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हमने कुछ तथ्य देखे। अब इनकी रचनाएं, जी दोस्तों, इनकी 7 सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं को याद करने की जो ट्रिक हमारे पास है उसकी ओर चलते हैं हम। तो इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है, सिंपल सी एक लाइन है। आज मैंने किसी स्टोरी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल सी एक लाइन है, बस इसी पंक्ति के माध्यम से आप 7 रचनाएं इनकी याद कर सकते हैं। पंक्ति क्या दोस्तों, ट्रिक हमारी है कि राम ग्रंथ की अनुरचना में सब बीज की शाखा कबीर की। पंक्ति क्या है, राम ग्रंथ की अनुरचना में सब बीज की शाखा कबीर की। अब इस पंक्ति से 7 रचनाएं कौन कौन सी बनेंगी उस तथ्य को जानिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों आपका, राम। तो राम से कौन सी रचना बनेगी इनकी, आपकी रामायणी। ग्रंथ से इनकी कौन सी रचना बनेगी दोस्तों, आपका ग्रंथावली। फिर अगला लिखा अनु। अनु से क्या बनेगा दोस्तों, आपका अनुराग सागर। अनुराग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका प्रेम। तो अनु से क्या बन जाएगा, अनुराग सागर। और रचना से क्या बन जाएगा, रचनावली। इस प्रकार राम ग्रंथ की अनुरचना, इस इतनी पंक्ति से, आधी पंक्ति से 4 रचना बनाई है। राम से रामायणी, ग्रंथ से ग्रंथावली और यहाँ पर अनु से बनेगा अनुराग सागर और रचना से क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका रचनावली। चलिए अगली ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो अगली ट्रिक में आपका जो हमने मेंशन किया था, एक बार मैं पुनः आपको पंक्ति दिखा देता हूं। पंक्ति थी, मैं सब बीज की शाखा कबीर की। तो सब से यहाँ पर रचना बनेगी दोस्तों सबद। इसी प्रकार बीज से क्या बनेगी दोस्तों, आपका बीजक। जैसे यहाँ बात करें, सब से क्या बन जाएगा, सबद। बीज से क्या बन जाएगा, बीजक। और शाखा, शाखा से क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका शाख। अब यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है कि जो इनकी रचना बीजक है यह 3 भागों में वर्गीकृत है। जी हाँ दोस्तों, इनकी रचना जो बीजक है 3 भागों में वर्गीकृत है। इसके 3 भाग या 3 पार्ट माने जाते हैं। तो बीजक के 3 पार्ट आपसे पूछे हैं तो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, साखी मतलब साक्षी, साखी, सबद और रमेनी। तो बीजक जो इनका ग्रंथ है ये 3 भागों में वर्गीकृत है। और 3 भाग कौन कौन से दोस्तों इनके, साखी, सबद और रमेनी। तो इस प्रकार आपने देखा कविता से जुड़े हमने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे और साथ ही साथ में हमें इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी देखी। तो ये तो हमने भी चर्चा की है हिंदी साहित्य पर। अब हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण पर। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण।
अब हिंदी व्याकरण में लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है था क्या दोस्तों, आपका वर्णमाला। और वर्णमाला का कौन सा भाग देखा था हमने, भाग 1, वही हमारा कंटिन्यू चल रहा था। तो हिंदी व्याकरण में इसी वर्णमाला के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा में लेने वाले हैं आपके वर्णमाला में दोस्तों, कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। जैसे लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहा जाता है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, और स्वर और व्यंजन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने आपको बताए थे। तो इतना तो हमने लास्ट क्लास में देखा था दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों, तो हम आज वर्णमाला के आगे पढ़ने वाले हैं। और अगला जो आपका इसमें बिंदु है आपका स्वरों का वर्गीकरण, या वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण। तो इसी बिंदु पर दोस्तों अंतिम कक्षा में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो जिन लोग भी आंसर कर रहे हैं 52, तो 52 इज द राइट आंसर। हमारी हिंदी वर्णमाला में दोस्तों टोटल 52 या 52 वर्ण माने जाते हैं। अब ये 52 या 52 वर्णों में भी कौन कौन से वर्ण किस प्रकार से वर्गीकृत हैं, हर एक बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हम स्वर, लास्ट क्लास में हमने देखा था स्वर। इन 52 वर्णों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। स्वर होगा, दूसरा होगा दोस्तों आपका व्यंजन, तीसरा संयुक्त व्यंजन, चौथा होगा दोस्तों द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, और लास्ट अंतिम होगा दोस्तों 5वें नंबर पे अयोगवाह, अयोगवाह। तो यहां पर जैसे हमने कहा है कि भाई हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वह तो हमने देखा कितने होते हैं आपके 52। अब इन 52 या 52 वर्णों को भी दोस्तों 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन 52 या 52 वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब वह कैसे, तो उस तथ्य को जानिए दोस्तों। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, और साथ में यह भी बताइएगा कि मूल भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, मतलब मूल भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं। और मूल भाषा कहने का मतलब किससे दोस्तों, संस्कृत भाषा। दोनों ही भाषाओं का आपको पता रहना चाहिए कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं और संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो कमेंट में बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में और संस्कृत भाषा में कितनी होती है। तो जो भी यहाँ पर लोग आंसर कर रहे हैं 11 इज द राइट आंसर। हिंदी में आपके कुल कितने स्वर होते हैं दोस्तों, आपके 11। वहीं पर बात करें व्यंजनों की संख्या, बताइए व्यंजनों की कुल संख्या लास्ट क्लास में कितनी बताई थी, कमेंट में बताइए हिंदी में कुल कितने व्यंजन माने जाते हैं। तो कुल कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों, आपके 33 होंगे। अब संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे आपके लास्ट ईयर व्यापम के पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त का मतलब होता है दोस्तों कंबाइन या मिला हुआ, मतलब ऐसे व्यंजन या ऐसे ध्वनि जो दो व्यंजनों या दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। दो वर्णों से मिलने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो लोग भी यहाँ पर आंसर 4 दे रहे हैं, 4 इज द राइट आंसर। हिंदी में आपके संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आपके 4। और 4 भी कौन कौन से होते हैं वह भी आपको पता होगा। छ छतरी का, फिर अगला होगा अत्रा,
फिर आपका होगा दोस्तों आपका श्र और ज्ञानी का ज्ञ। तो इस प्रकार यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब गहराई से चर्चा करूंगा कि ये चार जो आपके वर्ण हैं जिन्हें मैं संयुक्त व्यंजन कह रहा हूं, ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। अगला लिखा है द्विगुण व्यंजन। देखो तो वो यहाँ पर गुण तो है, और गुण कितने आपका द्वि। द्वि मतलब कितना होता है दोस्तों आपका दो, जिसे हम बोलते हैं आपका द्वितीय। तो द्वि मतलब कितना होता है दो, मतलब ऐसे व्यंजन जो दो गुण रखते हो उन्हें क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। अब मुझे बताइए हिंदी में द्विगुण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए हिंदी में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। कमेंट में आंसर दीजिएगा जल्दी, द्विगुण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो लोग दो आंसर कर रहे हैं इज द राइट आंसर। हिंदी में दोस्तों द्विगुण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, दो। और वह कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपका अड़ा और अढ़ा। मतलब जब आपके ड डमरू का और ढ ढक्कन का, इनके नीचे जब मैं बिंदी लगा देता हूं तो यह क्या बन जाते हैं दोस्तों, द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। अब बात करें अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यह भी मैंने आपके लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि अयोगवाह क्या होते हैं और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर अयोगवाह कितने होंगे दोस्तों आपका दो। और अयोगवाह में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका आता है अंग और आहा। अंग और आहा। अंग को यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों आपके अनुस्वार, और अह को क्या कहा जाता है दोस्तों आपके विसर्ग। इस प्रकार देखेंगे आपकी हिंदी वर्णमाला के कुल 52 या 52 वर्णों को हमने 5 वर्गों में विभाजित कर लिया। स्वर कितने हो गए 11, व्यंजन कितने हो गए 4, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, सॉरी व्यंजन आपके 33 हो गए, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए 4, द्विगुण व्यंजन कितने हो गए 2, और अयोगवाह कितने हो गए आपके 2। इस प्रकार से देखेंगे 33 और 11 कितना होगा दोस्तों आपके 44। जब आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाए कि भैया स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, जब संयुक्त रूप से आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या कि स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर क्या देना है दोस्तों आपका 44। स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है 44। अब 44 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 48। 48 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 50, और 50 में आप जोड़ेंगे 2 तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों आपका 52। इसलिए हमने कहा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों आपके 52 आपके वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर हर एक सेक्शन को हम गहराई से समझेंगे। वही स्वरों पर चर्चा करेंगे विस्तार रूप से, व्यंजनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, संयुक्त व्यंजन की चर्चा करेंगे, द्विगुण व्यंजन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और अयोगवाह पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगला जो हम बिंदु स्टार्ट कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका क्या, स्वरों का वर्गीकरण। जी दोस्तों अगला जो बिंदु हम प्रारंभ कर रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं 52, जिन्हें हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगला जो हम बिंदु ले रहे हैं वह होगा दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम स्वर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इस कक्षा को। जो हमारा जो अगला बिंदु है वह है आपका स्वरों का वर्गीकरण। अब दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण कहने का मतलब है कि भाई स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, या स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो टोटल दोस्तों हम यहाँ पर 5 से 6 इसके टाइप्स देखने वाले हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें हम कौन कौन से मुख्य बिंदु देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करने लेंगे क्या कि उत्पत्ति के आधार पर पहला जो हमारा इसमें बिंदु रहेगा वह होगा उत्पत्ति के आधार पर। पहला आपका कौन सा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा फिर हम चर्चा में लेंगे क्या
की मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, या उच्चारण काल के आधार पर। तीसरा हमारा जो बिंदु रहेगा वह क्या होगा दोस्तों, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर। और अगला बिंदु रहेगा दोस्तों चौथे नंबर पे, वह क्या होगा, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर अगला जो बिंदु रहेगा वह दोस्तों का 5वें नंबर पे आपका होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। और लास्ट और अंतिम 6वें नंबर पे हम जो चर्चा करेंगे वह होगा हवा के नाक और मुख, हवा के नाक और मुख के निकलने के आधार पर। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण मैंने कितने आधार पे किया दोस्तों, 6 आधारों पर। जो दोस्तों हर एक आधार को काफी हम गहराई से समझेंगे। यहाँ से कई बार आपकी संविदा शिक्षक की एग्जाम में, या व्यापम के एमपीएसआई के एग्जाम में, या व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से कई बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हर एक तत्व को दोस्तों हम गहराई से समझेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण मैंने कितने आधार पर किया दोस्तों, 6 आधार पर। पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, तीसरा है जीव के प्रयोग के आधार पर, चौथा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, पांचवा है होठों की स्थिति के आधार पर, और 6वें नंबर पे क्या लिखा है कि हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर। इन 6 बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब पहला बिंदु हम प्रारंभ कर रहे हैं, वह है कौन सा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो मैं बिंदु प्रारंभ कर रहा हूं वह क्या है, हेडिंग बिल्कुल डाल लीजिएगा। स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहला जो आधार जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं वह क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो दोस्तों क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ऐसे तथ्य, बिल्कुल मानिए मेरी बात, बिल्कुल ऐसे तथ्य दोस्तों किताबों में आसानी से नहीं मिलेंगे कि भाई उत्पत्ति के आधार पर। यदि आप लूसेंट से पढ़ते हैं, कई लोग लूसेंट का सहारा लेते हैं, तो लूसेंट उठा के देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति का मतलब होता है कि हम जो स्वरों की कुल संख्या 11 मानते हैं, यह स्वर कहां से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी संरचना कैसी हुई है, इनकी रचना कैसे हुई है। तो उत्पत्ति का मतलब ही होता है कि स्वर कहां से आए हैं। तो मुझे बताइए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यदि चाहे तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं दोस्तों, आपका 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। मुझे बताइए उत्पत्ति के आधार पर क्या स्वर 2 प्रकार के होंगे, क्या 3 प्रकार के होंगे, या 4 प्रकार के होंगे, या 5 प्रकार के होंगे? बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपके पास हैं 2, 3, 4, 5। चलिए अब तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, और वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं उनको जानिए। क्या कह रहा हूं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, आपका 2। अब 2 कौन कौन से होंगे उस तत्व को जानिए। तो पहला तो दोस्तों कहलाता आपका मूल स्वर, पहला होगा दोस्तों आपका मूल स्वर। दूसरा होगा दोस्तों आपका संधि स्वर। 2 प्रकार के हमने यहाँ पर माने हैं कि भाई स्वरों की जो उत्पत्ति है वह 2 प्रकार से माने जाते हैं।
उनमें तो पहला तो होगा दोस्तों मूल स्वर और दूसरा होगा दोस्तों आपका संधि स्वर। अब देखो यहां से मूल स्वर या संधि स्वर की परिभाषा आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है। यदि पूछा गया है, जैसे आपके एक बार व्यापम के एमपी फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछा गया था, वन विभाग की परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी में मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं। देखो टोटल तो दोस्तों कितने स्वर होते हैं, 11। अब 11 में से आपको बताना है कि मूल स्वर कितने होते हैं और संधि स्वर कितने होते हैं। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश किया करें। मैं देखता हूँ यहाँ पर सिर्फ 4 से 8 या बंदे वही कमेंट करते हैं, बाकी सिर्फ लाइव देखते हैं। दोस्तों मजा तभी आएगा बिंदु का जब आप कमेंट करेंगे, मुझे आपके ज्ञान का पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितनी अच्छी हिंदी सीखिए। तो मुझे बताइए मूल स्वर कितने होते हैं और हिंदी में संधि स्वर कितने होते हैं। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि मूल स्वर और संधि स्वर की संख्या जानने से पहले तो बात यहीं पर आके रुक जाती है क्या कि सर मूल स्वर किसे कहते हैं और संधि स्वर किसे कहा जाता है। मतलब मूल स्वरों को कहने का मतलब क्या है और संधि स्वर इन्होंने नाम दिया है हमने, तो संधि स्वर का मतलब क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखो मूल स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं हुई है। क्या बोल रहा हूं, मूल स्वर कहने का मतलब है ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं हुई है। अब यदि मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं हुई है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये स्वर अपने आप में कैसे हैं, पूर्ण है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि पूर्ण होगा, किसी पर आपका आधारित नहीं होगा, तभी तो अपने आप में पूर्ण होगा। तो मूल स्वर कहने का मतलब है कि 11 में से कुछ स्वर ऐसे हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं, और अपने आप में पूर्ण कहने का मतलब है कि इनकी रचना किसी अन्य स्वरों से नहीं हुई। क्या बोल रहा हूं, इनकी रचना किसी अन्य स्वरों से नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपकी 4। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। और मूल स्वर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं हुई है, और अन्य स्वरों से नहीं हुई है इसका कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये स्वर ऐसे होंगे जो अपने आप में क्या होंगे दोस्तों, पूर्ण होंगे। अब जानते हैं कि 11 स्वरों में से ऐसे कौन कौन से 4 स्वर हैं जिन्हें मैं मूल स्वर कह रहा हूं या जो अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने। तो दोस्तों इसमें आता आपका है लघु आ होगा, फिर उसके बाद आपका ई होगा, फिर उसके बाद आपका उ होगा, और फिर उसका क्या होगा, आपका री होगा। इस प्रकार ये जो 4 स्वर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कौन कौन से, अ, ई, उ और री। मुझे बताइए क्या ये स्वर किसी अन्य स्वरों से मिलकर बने हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से जो 4 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं, क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण है, यह अन्य स्वरों के निर्माण से नहीं बने हैं। चलिए ये तो आपकी मूल स्वर की मैंने बात कर ली। अब आती है सर संधि स्वर किसे कहा जाता है। दोस्तों मुझे बताइए संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मेल मिलाप या मित्रता। कई बार आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उस राजा ने उस फलाना उस राज्य से संधि कर ली अर्थात मित्रता कर ली। तो संधि का मतलब दोस्तों होता है आपका योग से, मेल मिलाप से या जोड़ से। तो जैसे हम कह रहे हैं कि संधि का मतलब होता है योग, तो परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों की संधि से बने हैं, अर्थात ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के योग से हुई है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका संधि स्वर। फिर से मैं अपने बिंदु को रिपीट कर रहा हूं, संधि स्वर की परिभाषा क्या बनेगी। तो पहले तो मैंने देख लिया संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, योग। और हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति। इसका मतलब है कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के योग से हुई है वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपके संधि स्वर। अब चूंकि टोटल या कुल स्वर कितने होते हैं, 11, तो 11 स्वरों में से मैंने 4 तो कौन से मान लिया, आपके मूल स्वर। तो बच्चे कितने दोस्तों, 7। इसका मतलब है संधि स्वरों की संख्या आपसे परीक्षा में पूछी जाए तो वह क्या होगा दोस्तों, आंसर आपका 7। अब 7 कौन से आपके बचे हुए, तो इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा दोस्तों, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ।
इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो 7 स्वर लिखे हुए हैं यह दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं, संधि स्वर। और संधि स्वर कहने का मतलब है इन 7 स्वरों की संख्या, ये जो 7 स्वर हैं ये अन्य स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। अब बात आती है 7 स्वर अन्य स्वरों के योग से मिलकर तो बने हैं, किन किन स्वरों के योग से मिलकर बने हैं उस तथ्य को जानिए दोस्तों। जैसे हमने कहा है कि जो 7 हमारे पास है आ, तो हम सभी को पता है दोस्तों कि जो आ स्वर है यह किसके स्वर से, किसके योग से मिलकर बनता है, 2 लघु स्वर। मतलब 2 लघु स्वर मिला दिए जाएं, मतलब आ प्लस आ। जब आ प्लस आ को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, आपका दीर्घ आ बन जाता है। मतलब स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, जब 2 लघु स्वर या 2 लघु आ या 2 छोटे आ मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा आ। और बड़े आ कहने का मतलब दोस्तों दीर्घ आ बनता है। अगला दोस्तों बड़ी ई। अब बड़ी ई की बात करें तो हमें पता है दीर्घ ई कब बनेगी, जब 2 लघु ई आपस में मिलती हैं। तो 2 लघु ई के मिलने पर हमें कौन सी ई मिलेगी, आपकी बड़ी ई, मतलब दीर्घ ई। इस प्रकार ऊ की बात करें तो यहाँ पर दीर्घ ऊ किससे मिलकर बना है, जब 2 लघु ऊ को मिला दिया जाए या इनका योग कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, दीर्घ ऊ। अब ए की बात करें, अब यदि हम ए की बात करें तो ए दोस्तों किससे मिलकर बना है, तो गुण संधि में आपने यदि पढ़ा हो तो अ प्लस ई। यदि अ प्लस ई मिल जाते हैं तो ए बनेगा। ऐ की बात करें कि ऐ किससे मिलकर बनता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऐ की जो रचना होती है यह अ प्लस ए को जोड़ दिया जाए। इसका इस्तेमाल मैं आगे भी करूंगा, आप अच्छे समझेंगे। अगला क्या दोस्तों, ओ और औ। ओ और अगला है दोस्तों आपका अंतिम में औ। अब देखो ओ की रचना कब बनेगी, जब आ का योग दोस्तों किससे होगा, आपके ऊ से। इस प्रकार औ की कब होगी, जब आ का योग दोस्तों किससे होगा, आपके ओ से। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि चाहे आपका दीर्घ आ हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे दीर्घ ऊ हो, या फिर ए हो या ऐ हो या ओ हो या औ है, इन सातों के सातों स्वरों की जो रचना हो रही है वो 2 स्वरों के योग से हो रही है। और संधि का मतलब ही होता है क्या है दोस्तों, योग। अर्थात ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं या जिनकी उत्पत्ति 2 स्वरों से हुई है वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, संधि स्वर कहलाते हैं। अब दोस्तों संधि स्वर से बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं संधि स्वर से। मुझे बताइए इन 7 स्वरों में से जो हमने संधि स्वर की संख्या कितनी मानी है, 7। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन 7 स्वरों में से ऐसे कुल कितने स्वर हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है या जिन्हें मिश्रित स्वर कहा जाता है। मेरा प्रश्न पुनः सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि इन संधि स्वरों की संख्या कितनी है, 7। इन 7 संधि स्वरों में से ऐसे कुल कितने स्वर हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। दोस्तों 2 चीजें होती हैं, संयुक्त स्वर अलग होता है और संयुक्त व्यंजन अलग होता है। संयुक्त व्यंजन तो मैंने पहले चर्चा कर ली है, 4 होते हैं। मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं वह है दोस्तों आपका संयुक्त स्वर या जिसे कहा जाता है मिश्रित स्वर। तो बताइए इन 7 में से ऐसे कितने स्वर हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है या जिन्हें मिश्रित स्वर कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए इन 7 में से ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिन्हें हम संयुक्त स्वर कह सकें, जिन्हें हम दोस्तों मिश्रित स्वर कह सकें। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर दोस्तों क्या कि यहाँ पर जो ए है या आई है या ओ है या औ है, इन चारों को दोस्तों कहा जाता है संयुक्त स्वर। यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आ रहा है वह है क्या दोस्तों, संयुक्त स्वर, या इसे ही कहा जाता है दोस्तों आपका मिश्रित स्वर। यदि आपसे ये भी पूछ ली जाए कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की कुल संख्या कितनी है या मिश्रित स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर में क्या मिलेगा दोस्तों, आपका 4। आपको नहीं करना है ज्यादा विचार और आंसर कितना देना है दोस्तों, आपका 4। अब बात आती है कि 7 में से इन चारों को ही हमने संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर क्यों कहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनकी रचना आपके 2 स्वरों से तो हुई है, किंतु ये दोनों स्वर कौन से दोस्तों, एक जैसे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घ आ हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे दीर्घ उ हो,
इनकी रचना दो स्वरों से तो हुई है, किंतु दोनों स्वर कैसे हैं दोस्तों, एक जैसे हैं। और यहाँ पर आप पाएंगे ये चार स्वर, इनकी भी रचना दो अलग अलग दो स्वरों से तो हुई है, किंतु दो भिन्न स्वर से या दो अलग अलग स्वरों से होने के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया दोस्तों, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहा जाता है। फिर से सुनिए, इनकी रचना दो स्वरों से तो हुई है, किंतु इनमें और इनमें अंतर क्या है, यहाँ पर दोनों स्वर एक जैसे हैं और यहाँ पर दोनों स्वर कैसे हैं दोस्तों, अलग अलग। जैसे ए की रचना, आई की रचना, ओ की रचना और औ की रचना दो स्वरों से तो हुई है, किंतु दोनों स्वर दोस्तों कैसे अलग अलग हैं। इस कारण इन सात में से ए, आई, ओ, औ को क्या कहा जाएगा दोस्तों, संयुक्त स्वर कहा जाता है या मिश्रित स्वर कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है कि चलिए ठीक है सर, ये स्वर तो आपके ये चार तो अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा गया है। और ये एक जैसे स्वर से मिलकर बने हैं, जैसे दोनों आ से, दोनों ई से, दोनों उ से, तो ये एक जैसे स्वरों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें एक नाम दिया जाएगा और वह क्या होगा दोस्तों, सजातीय स्वर। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जो नाम दिया जाता है वह क्या होगा दोस्तों, सजातीय स्वर। सजाति का मतलब ही होता है एक जैसे जाति वाले, तो हम बोलते हैं जाति, वो हम कहते हैं कि वह अमुक व्यक्ति हमारी ही जाति का है। तो जाति का मतलब हमारी गोत्र का है, इसका मतलब है सजातीय स्वर का मतलब है ये दोनों एक जैसे स्वरों से मिलकर बने हैं। इसलिए यहाँ पर इस पेयर को, इस पूरे पेयर को दोस्तों इसको, इसे और इसे क्या बोला जाता है, सजातीय स्वर कहा जाता है। और चूंकि ये अलग अलग से मिलकर बने हैं, दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग दो स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है तो विजातीय स्वर कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ये जो आपको युग्म दिखाई दे रहा है इसे दोस्तों नाम क्या दिया जाएगा दोस्तों, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, आपको युग्म दिए रहेंगे, जैसे आपको दे दिया छोटी ई प्लस छोटी और पूछेंगे बताइए यह सजातीय स्वर है या विजातीय स्वर, ये चार ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से एकमात्र कौन सा विजातीय स्वर का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है ये जोड़े, ये चारों जोड़े तो विजातीय स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी रचना दो अलग अलग स्वरों से हुई है और इनकी रचना एक जैसे स्वरों से मिलकर हुई है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों जोड़े, ये दोनों जोड़े और ये दोनों जोड़े क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपके सजातीय स्वर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पहला वर्गीकरण देखा, कौन सा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि जो हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे, दो, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं हुई है, अर्थात जो अपने आप में पूर्ण है, वह क्या बन जाएंगे, मूल स्वर। और मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपके 4। वहीं पर बात करेंगे संधि स्वर। तो संधि का मतलब क्या होता है, योग, अर्थात ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के योग से हुई है वह क्या कहलाते हैं, संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 7, और 7 में से 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं या मिश्रित स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं और अलग अलग से मिलने के कारण इन्हें एक और नाम दिया जाता है, विजातीय स्वर। ये एक जैसे स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एक ही जाति का या सजातीय स्वर भी कहा जाता है। मुझे आशा है कि इस गहराई को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इतना क्लियरली किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा और जो चीज आपकी किसी किताब में जिक्र ना हो उस तथ्य को आपको इस मंच से सुनने, पढ़ने और देखने को मिलेगा। चलिए, तो 6 प्रकार के जो वर्गीकरण हमने किया है, पहले वर्गीकरण पर हमने काफी गहराई से चर्चा कर ली है दोस्तों। अगला जो आएगा वह क्या है आपका, कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। जी दोस्तों, अगला जो बिंदु हम चर्चा में लेंगे वह क्या होगा दोस्तों, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मात्रा या उच्चारण काल, तो काल का मतलब यहाँ पर दोस्तों किससे, समय से। इसका मतलब है कि कुछ स्वरों के उच्चारण करने में हो सकता है आपको 1 सेकंड का समय लगता हो, किसी स्वर के उच्चारण में आपको 2 सेकंड का समय लगता हो, या कुछ स्वर ऐसे भी होंगे जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में, जिनको उच्चारित करने में 2 सेकंड से अधिक का समय लगता हो। तो मात्रा या उच्चारण काल का मतलब होता है कि भाई हम जब स्वरों को उच्चारित करें तो किस स्वर में कितना समय लगेगा, उस चीज को, उस तथ्य को, उस बिंदु को हम इस बिंदु के अंतर्गत आपका समझेंगे।
तो अगला बिंदु दोस्तों डाल लीजिएगा कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वरों का वर्गीकरण जो किया जाता है आपका 6 प्रकार के, पहला हम डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा हम अब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं हर एक बिंदु को, हर एक तथ्य को इतना क्लियरली बोर्ड पर लिखता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर एक बिंदु को, चाहे वे कंप्यूटर का हो चाहे हिंदी को, इतना सिस्टमेटिक तरीके से मैं बोर्ड पर क्लियरली लिखता हूं कि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको इतना करना है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आपका इसे शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि कोई चीज आपके दोस्तों को भी काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम आज के समय दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो अगला जो हम दोस्तों चर्चा में ले रहे हैं वह क्या है आपका मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। चलिए, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया टोटल कितने स्वर हैं। 11 स्वरों में से किस स्वर में कितना समय लगता है, इस आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है क्या कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि इस बिंदु का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि जो लोग भी आंसर 3 दे रहे हैं तो 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 3 प्रकार के होंगे। स्वर कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 3 प्रकार के होंगे। और 3 में से पहला होगा दोस्तों लघु स्वर, या इसे ही बोला जाता है दोस्तों एक मात्रिक स्वर, या इसे ही दोस्तों बोला जाता है ह्रस्व स्वर। तो इस प्रकार हमने देखा, पहला तो ये है कि भाई मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 3 प्रकार के। टोटल ये संख्या पूछी जाती है आपसे परीक्षा में तो आंसर कितना आएगा? 3। और पहला कौन सा होगा दोस्तों? लघु स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा जो होगा दोस्तों वह होगा, अब देखो लघु का उल्टा क्या होगा? लघु मतलब छोटा, तो बड़े को क्या बोलेंगे? दीर्घ। तो अगला जो बन जाएगा वह होगा दीर्घ स्वर, या एक मात्रा के स्थान पर हम बोल सकते हैं द्विमात्रिक, या इसका दूसरा नाम होगा द्विमात्रिक। या फिर इसे बोला जाता है दोस्तों आपका गुरु स्वर। तो दूसरा हमने देख लिया आपका दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर, या फिर इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका गुरु स्वर। अब आता है तीसरा अंतिम कौन सा होगा दोस्तों? आपका त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, या इसे कहा जाता है दोस्तों प्लुत स्वर, या इसे कहा जाता है दोस्तों प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर चर्चा में लिया है क्या कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। और उच्चारण काल का मतलब है कि हो सकता है कुछ स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लग रहा हो, किसी में 2 सेकंड का, या किसी में 2 से अधिक सेकंड का समय लग रहा हो। अब बात करें कि इनकी संख्या भी आपसे पूछी है, तो संख्या पढ़ने से पहले तो इनकी परिभाषा पे जाइए, इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया है। जैसे हम बात करें
लघु, एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई ऐसे स्वर, परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है या अल्प समय लगता है, उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, लघु स्वर कहा जाता है। या फिर मैं ऐसा कहूं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, क्या बोल रहा हूं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, एक मात्रिक स्वर। अगला बात करें दीर्घ या द्विमात्रिक या गुरु स्वर की, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात यहाँ पर भी एक मात्रा का समय लग रहा है, तो यहाँ पर कितनी मात्रा का समय लगेगा, दो मात्रा का या दुगना समय लगेगा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है या फिर दो गुना समय लगता है या दो मात्राओं का समय लगता है, वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपका द्विमात्रिक स्वर कहलाएंगे। और अगला जो अंतिम है दोस्तों त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक का मतलब क्या होगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, और दीर्घ स्वर में कितना समय लग रहा है, दो गुना, तो इसमें कितना लगेगा दोस्तों, तीन गुना या तीन मात्राओं का। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगेगा वह त्रिमात्रिक होंगे, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो गुना समय लगेगा या दो मात्राओं का समय लगेगा वह द्विमात्रिक, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल बहुत ही अल्प समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, वह तो क्या कहेंगे दोस्तों, एक मात्रिक या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। तो ये तो हमने बात की दोस्तों की परिभाषा की। अब आपके एग्जाम में परिभाषा तो नाम मात्र नहीं पूछी जाती है, आपसे संख्या पूछी जाती है कि भाई टोटल कुल कितने स्वर हैं, 11। कुल स्वरों की संख्या की बात करें तो कितने स्वर होते हैं दोस्तों, 11। अब 11 में से ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिसमें सिर्फ एक मात्रा पाई जाती है या एक मात्रा का समय लगता है, मुझे कमेंट में बताइए। यदि लघु स्वर की संख्या पूछे, एक मात्रिक की संख्या पूछे या ह्रस्व की संख्या पूछे, तो 11 में से ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि 11 स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। तो जो लोग भी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं 4, तो 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। कि भाई लघु स्वर की बात करें या जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, वह कितने दोस्तों, आपके 4, और वह होंगे आपके अ, ई, उ और री। तो ये जो 4 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यह कैसे कहलाते हैं दोस्तों, आपके लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। आप सभी में देखेंगे कि इन सभी में कितनी मात्रा होती है दोस्तों, एक। वैसे तो हमें पता है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आपका मात्रा रहित होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर छिपा होता है, फिर भी इसे हम एक मात्रिक स्वरों की संज्ञा देते हैं। तो ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कितना समय लगेगा दोस्तों, एक मात्रा का समय लगेगा। अब आती है कि दीर्घ स्वर किसे होगा या द्विमात्रिक स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, यदि टोटल कितने हो गए, 11, और 11 में से 4 एक मात्रिक हो गए, तो बच्चे कितने दोस्तों, आपके 7। इसका मतलब है द्विमात्रिक या जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है, उनकी संख्या कितनी होगी, 7। और बचे हुए जितने भी आपके जो स्वर हैं आपके सारे क्या कहलाएंगे, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहलाएंगे, जिसमें आएगा आपका बड़ा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों ये आपके 7 स्वर ऐसे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कितनी मात्रा का समय लगेगा, 2। इन सभी की मात्राएं कितनी मानी जाती हैं, 2। इन सभी की मात्राएं कितनी मानी जाती हैं, आपकी 1। साथ ही साथ आपकी जानकारी की बता दूं, लघु या एक मात्रिक स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, खड़ी पाई का। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रदर्शित करने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। लघु या ह्रस्व स्वर को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर हम बात करें कि द्विमात्रिक स्वरों की, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों उल्टा एस, जो उल्टा एस बनता है, हालांकि यहाँ पर मैं सीधा बना रहा हूं, उल्टे एस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका
उल्टे एस का प्रयोग किया जाता है आपके गुरु स्वर को बताने के लिए, या द्विमात्रिक स्वरों को बताने के लिए, या दीर्घ स्वरों को बताने के लिए। अब जो लास्ट बचा है वह है क्या दोस्तों, त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर क्या होता है, या त्रिमात्रिक या प्लुत स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो वैसे तो दोस्तों देखेंगे कुल स्वर कितने होते हैं, 11। 4 हमने लघु मान लिए और 7 क्या मान लिए, दीर्घ मान लिए, तो स्वरों की संख्या तो खत्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिमात्रिक जो स्वर होंगे या प्लुत स्वर होते हैं ये एक पारिभाषिक शब्दावली है। क्या कह रहा हूं कि जो त्रिमात्रिक स्वर का जो कॉन्सेप्ट है इसकी गहराई समझिए। जो प्लुत स्वर होते हैं ये दोस्तों एक पारिभाषिक शब्दावली है, क्योंकि स्वर तो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। 4 ये हो गए, 7 आपके ये हो गए। तो फिर बात करेंगे सर त्रिमात्रिक या प्लुत स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं, या फिर यह क्या होता है। तो दोस्तों पहले तो आपकी जानकारी के बता दूं, यहाँ पर जो लिखा है प्लुत, प्लुत का मतलब ही होता है दोस्तों उछला हुआ। प्लुत का जो अर्थ होगा वह क्या होगा दोस्तों, उछला हुआ। तो फिर बात आती है सर इसका जैसे नाम हमने लिया है, अर्थ क्या होता है प्लुत का, उछला हुआ, उछले हुए का मतलब क्या होता है। दोस्तों पहले यदि मैं बात करूं आपकी किताबी ज्ञान की, मतलब किताबों में जो त्रिमात्रिक स्वर की जो परिभाषा दी जाती है वह क्या है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब दीर्घ स्वर में कितना समय लग रहा था, 2 गुना या 2 मात्राओं का। इसका मतलब ये परिभाषा तो सिंपल सी बन जाएगी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है या 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, आपका त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर। किंतु अब जो मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं दोस्तों सबसे बढ़िया, इससे पहले कभी आपने नहीं सुनी, इतिहास में पहली बार, बिल्कुल मान के चलिए ऐसी परिभाषा जो आपका वास्तविक रूप से परिभाषा कहलाती है प्लुत स्वर की या त्रिमात्रिक स्वर की। किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है, हर एक किताब में जिक्र किया जाता है कि भाई जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे वही त्रिमात्रिक स्वर होता है। किंतु इसकी गहराई को समझिए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसकी परिभाषा क्या बनेगी वास्तविक रूप से, कि जब मैं किसी ध्वनि का उच्चारण एक लंबे समय तक करता हूं, क्या है इसकी परिभाषा, कि जब मैं किसी ध्वनि का उच्चारण, किसी आवाज का उच्चारण, किसी साउंड का उच्चारण एक लंबे समय के लिए या दीर्घ समय के लिए करता हूं और उस समय यदि उस ध्वनि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, क्या बोल रहा हूं, जब मैं किसी ध्वनि का उच्चारण एक लंबे समय अंतराल के लिए करता हूं और यदि उस ध्वनि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो वह ध्वनि दोस्तों क्या कहलाती है, प्लुत कहलाती है। क्या कह रहा हूं कि वह ध्वनि क्या कहलाती है, प्लुत कहलाती है। अब बात आती है कि ऐसे कौन सी ध्वनि है जिनका उच्चारण हम लंबे समय के लिए करते हैं। तो किताबों में एक उदाहरण आपको दिया रहता है यहाँ पर, जैसे ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सांकेतिक रूप में तो दोस्तों ओम हम इस प्रकार से लिखते हैं, सांकेतिक रूप में हम ओम इस प्रकार से लिखते हैं। किंतु हिंदी में बात करें तो इस प्रकार आपको दिया रहता है ओ, और हिंदी भाषा की जो गिनती होती है उसमें 3 इस प्रकार से मनाया जाता है और आपका माँ। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमने कहा था लघु स्वर को खड़ी पाई से प्रदर्शित किया जाता है, दीर्घ स्वर को उल्टे ए से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसी प्रकार त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर को हिंदी भाषा की गिनती 3 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब है मुझे ओ का उच्चारण उतनी बार करना है जितना समय 3 बार ओ को बोलने में लगता है। क्या कर रहा हूं, इस ओम का मतलब ये हुआ, ओ के बाद क्या लिखा हुआ है, 3। हमेशा प्लुत स्वर को हिंदी भाषा की इस गिनती 3 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि मुझे ओ का उच्चारण उतनी बार करना है जितना समय 3 बार ओम को बोलने में लगता है। जैसे मैं बोलूंगा ओम, इसका मतलब है कि जब मैं किसी ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूं एक लंबे समय के लिए और यदि उस ध्वनि में परिवर्तन ना, मुझे बताइए जब मैं उच्चारण कर रहा हूं ओम, तो ओ में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ क्या, नहीं। तो वास्तविक परिभाषा यही बनती है कि जब मैं किसी ध्वनि का उच्चारण एक लंबे समय के लिए करूं और उस ध्वनि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह ध्वनि उस समय दोस्तों क्या बन जाती है, प्लुत बन जाती है। जैसे ओम के उच्चारण में आप करेंगे तो ओम के उच्चारण में इस ओ का उच्चारण 3 बार होता है और फिर हम उसका क्या बोलते हैं, आपका माँ। अब बात आती है कि सर हिंदी में
प्लुत स्वर का प्रयोग कहां पर होता है, तो उस तथ्य को जानिए दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग यदि प्रदर्शित की बात करें, इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, आपके हिंदी की 3 संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। अगला बात कर रहे हैं कि ये प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में कहां पर होता है या त्रिमात्री का प्रयोग कहां पर होता है। तो दोस्तों जो प्लुत ध्वनि होती है इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए होता है या किसी को बुलाने के लिए होता है या रोने के लिए होता है या गाने के लिए होता है या नाटक के संवादों। इसका मैंने आपको प्रयोग बताया है दोस्तों कि इसका प्रयोग कहां पर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा प्लुत स्वर का प्रयोग कहां पर होगा, किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, नाटक के संवादों में। अब रटने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है, किताब में यदि आपको कहीं मिल भी जाए कि इनका प्रयोग यहाँ पर होता है, कैसे होता है उस तथ्य को सुनिए। जैसे हमने लिख तो दिया है कि प्लुत स्वर का प्रयोग रोने में होता है। अब रोने में कैसे, जैसे हम बात करें बचपन में हमारी या कोई छोटा सा बच्चा मिट्टी खाकर आ गया और माँ कहती है कि भाई इसे अभी नहलाया धुलाया था, ये पूरा भिड़कर आ गया है, और गुस्से में हमारी माँ ने हमारे सर पर या हमारे गाल पर एक तमाचा रख दिया, तो उस समय हमारे मुख से आग की जो ध्वनि निकलती है तो यही दोस्तों क्या कहलाती है, प्लुत कहलाती है। इसका मतलब है रोने के लिए जब हम बचपन में किया करते थे, तो मैं आ को उच्चारण दीर्घ समय कर रहा हूं, तो यही दोस्तों क्या कहलाती है, प्लुत स्वर कहलाती है। इसी प्रकार पुकारने के लिए कैसे, कई बार यदि कोई व्यक्ति हमसे दूर खड़ा हुआ होता है तो हम इसे ऐसा बोलते हैं भाई इधर आ, इसका मतलब है आ का उच्चारण में एक लंबे समय के लिए कर रहा हूं। अब बात करें बुलाने के लिए या पुकारने के लिए या रोने के लिए, गाने के लिए कैसे होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई गायक गाना प्रारंभ करता है तो अपने प्रारंभ के वो ध्वनियों को, वह अपने प्रारंभ के साउंड को एक लंबा खींचता है। जैसे हम कहें कि ओ तेरे बिना भी क्या जीना, इसका मतलब है यहाँ पर जो गायक प्रारंभ में कोई गाना प्रारंभ कर रहा होता है तो वह ध्वनि को खींचता है। इसका मतलब है गाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार नाटक के संवादों के मध्य जब नाटक कोई चल रहा होता है तो आपस में वहां पर जो वार्तालाप होती है किसी ध्वनि को एक लंबे समय तक उच्चारित करने के लिए, तो वह भी ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों, आपका प्लुत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई प्लुत स्वर क्या होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की है स्वरों के वर्गीकरण में। पहला हमारा आधार था दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो हमारा था दोस्तों मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इससे आगे जो भी हमारा दोस्तों बिंदु बचे हैं उसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे या अगली क्लास में करेंगे। और जाते जाते कुछ पंक्ति में आपको कहूंगा कि आज का सोता हुआ लम्हा कल खुशी बन हंसाएगा, आज का सोता हुआ लम्हा कल खुशी बन हंसाएगा, बस तू कोशिश करते जा बंदे, तू IAS भी बन जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।